नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आप लोगों का स्वागत है। राजनीतिक चर्चा में आज बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की। कब से इंतजार हो रहा था कि दिल्ली में कब होंगे विधानसभा चुनाव, कब होंगे चुनावों की घोषणा। तो आज इलेक्शन कमीशन ने करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस किया दिल्ली का विधानसभा चुनाव कब होने वाला है। ऐसे में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर इलेक्शन कमीशन ने कहा क्या, जिसमें हम बात करेंगे ईवीएम के मुद्दे को लेकर। फिर जानेंगे कि आखिरकार दिल्ली में जो अभी तक विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें किस तरीके से पार्टियों ने यहां पर विजय प्राप्त करी है। फिर समझेंगे पिछले 3 चुनावों में क्या स्थिति रही है। लोकसभा चुनाव के विषय में भी जानेंगे और समझेंगे कि आखिरकार इस बार दिल्ली में कौन से मुद्दे छाए रह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। की घोषणा होते ही आचार संहिता लग चुकी है और दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव का इंतजार हर कोई कर रहा था। ऐसे में इस बार जब चुनाव की घोषणा हुई है तो बहुत दिनों बाद दिल्ली में होने वाला चुनाव त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भाजपा, यह तीनों प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली में सत्ता स्थापित की जाए। अगर आप दिल्ली के विधानसभा चुनाव के इतिहास को देखेंगे तब से एक बात स्पष्ट है कि यहां पर एक बार भाजपा ने, 2 बार कांग्रेस ने, एक बार कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने और 2 बार आम आदमी पार्टी ने यहां पर सत्ता स्थापित करी है। अभी इस पर बात करेंगे डिटेल में हम लोग। पहले समझते हैं कि आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम को लेकर क्या कहा। ईवीएम को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी रहे हैं। खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों ने ईवीएम को लेकर लोगों के अंदर संदेह पैदा किया था और यह संदेह मुख्यतया विपक्षी पार्टियों ने इस देश के ऊपर थोपा था कि ईवीएम में रिगिंग होती है। लेकिन जिस तरीके से ईवीएम डिजाइन किया गया है या जैसे नतीजे आते हैं वह स्पष्ट है कि ईवीएम को लेकर किसी भी तरह की शंका नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सभी ने यह कह दिया है कि बैलेट पेपर पे जाना एक गलत निर्णय होगा और ईवीएम पे ही हमें भरोसा दिखाना पड़ेगा। फिलहाल अगर आप नोटिस करेंगे तो वीवीपैट को लेकर चर्चाएं होती है कि वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने यहां पर भी अपनी बात रखी और कहा कि वीवीपैट और जब हम ईवीएम के नतीजों को मैच करते हैं तो नॉट इवन अ सिंगल वोट का डिफरेंस हमको देखने को मिला है। देखिए, नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो 2009 में जब भाजपा हारी थी उसने भी कहा था कि ईवीएम में टेम्परिंग होती है और फिलहाल 2024 में बहुत हद तक यह बातें आ रही हैं कि ईवीएम में टेम्परिंग होती है। लेकिन आप ईमानदारी से सोचिएगा, मैं यहां पे जनता से बात कर रहा हूं कि आप जब भी वोट डालने जाते हैं, क्या आपके साथ इंडिविजुअल लेवल पर कभी ऐसा हुआ है कि आपने ए को वोट दिया हो और बी की स्लिप आपके सामने वहां पर आई हो? अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं जब से वोट डाल रहा हूं, छह बार मैंने वोट डाले हैं, 3 बार विधानसभा, 3 बार लोकसभा, कभी भी आज तक एक बार का भी मिसमैचिंग मेरे सामने नहीं आया है और ना जिस जिस बूथ पर मैं डालता हूं वोट, वहां पर ऐसी कभी कोई खबरें हमको सुनने को मिली हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पर चेक करिए, क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है जहां पर आपने वोट डाला हो और वोट का जो स्लिप आपको दिख रहा है वीवीपैट पे वह कोई और निकल के आया हो। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो सीधी बात है कि इलेक्शन फेयर हो रहे हैं और इस वजह से ईवीएम पे हमें पूरा ट्रस्ट दिखाना चाहिए। और अगर देश की संवैधानिक संस्थाओं पर ही शक करते हम लोग गुजरेंगे तो सीधी बात है, देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और जिस तरीके से चुनाव बैलेट पेपर में हुआ करते थे, वह दौर, जो उस दौर के अधिकारी रहे हैं उनसे कभी पूछिएगा कि किस तरीके से बैलेट के बैलेट लूट लिए जाते थे, पानी डाल दिया जाता था, आग लगा दी जाती थी। वह दौर था जब बैलेट पेपर के आधार पर वोटिंग होती थी और देश में लोकतंत्र की हत्या होती रहती थी। ऐसे में ईवीएम के साथ वह नहीं हुआ है और जब से ईवीएम देश की राजनीति में आई है उस समय से इस देश में होने वाला चुनाव फ्री एंड फेयर होता रहा है। इसलिए संस्था पर सवाल उठाना, ईवीएम पर सवाल उठाना, यह पूरे तरीके से बचकाना है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई गलती लग रही है तो उसके लिए आप इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहां पर जाकर अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन कुछ कह रहा है, इसके आधार पर अगर आप यहां पर निर्णय लेंगे तो यह पूरे तरीके से सही नहीं है। इसलिए जो लोग ईवीएम को लेकर तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी दिखाते हैं उनसे दूर रहिए। कई तरह के ऐसे चैनल हैं जो अपने नाम के आगे ऑफिशियल लगाते हैं, कुछ लोग नाम के आगे सत्य लिखते हैं, कुछ लोग अपने समय को ही अपने चैनल का नाम बनाए हुए हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए क्योंकि यह लोग केवल और केवल
आपको गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं और जनता के मन में बेवजह का एक सवाल क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। वह सत्य नहीं बोलते, केवल अपना एजेंडा चलाते हैं, उनसे बच के रहिए। चलिए हम बात करते हैं अब दिल्ली चुनावों की। तो यहां पर है टोटल 70 सीटें, बहुमत के लिए चाहिए हमको यहां पर 36। और पिछले 2 बार से जिस तरह से जीत आम आदमी पार्टी प्राप्त कर रही है वह अपने आप में अभूतपूर्व है। आज तक किसी ने भी ऐसा प्रदर्शन किसी भी विधानसभा या लोकसभा में नहीं किया है। और यहां पर 58 सीट जो है वो ओपन है और 12 सीटें जो है वो एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इस समय लगभग 1.5 करोड़ मतदाता इस बार दिल्ली चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें से लगभग 84 लाख जो है वो पुरुष हैं और लगभग 80 लाख के आसपास यहां पर महिलाएं जो है वो वोटर के फॉर्म में आएंगी। और 2 लाख यहां पर नए मतदाता इस बार जोड़े गए हैं और लगभग 800 मतदाता यहां पर 100 साल से ज्यादा उम्र के हैं। तो इस बार दिल्ली का चुनाव काफी इंटरेस्टिंग है। अगर हम पिछले 2 विधानसभा या 3 विधानसभा ले लेते हैं, 3 विधानसभा चुनाव को देखें, 2013, 2015 और 2020, इन 3 चुनावों में जो नतीजे हमारे सामने आए उसमें यह स्पष्ट था कि जनता 2013 में थोड़ी कंफ्यूज थी, लेकिन 2015 और 2020 में जनता पूरी तरीके से क्लियर थी उनको किसको जिताना है। अगर हम 13 में चलें तो वहां पर भाजपा को 32 सीटें प्राप्त हुई थी, 4 सीटें कम थी बहुमत से, तो भाजपा ने मना कर दिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। कांग्रेस को वहां पर 8 सीटें मिली थी और आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली थी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर वहां पर सरकार बनाई थी। लेकिन 2015 में स्पष्ट हो गया कि यहां पर आम आदमी पार्टी ही जनता की सबसे फेवरेट पार्टी बनकर उभरी थी और 50% से अधिक वोट उन्होंने प्राप्त किए थे और 67 सीटें प्राप्त की थी। भाजपा को 3 भी थी, कांग्रेस 0 पे आ गई थी। वोट शेयर जो है उनका वो 8% के आसपास था कांग्रेस का। भाजपा का लगभग 32% था और आम आदमी पार्टी का 55-56% वोट शेयर था 2015 के चुनाव में। 2020 की बात करें तो फिर से आम आदमी पार्टी ने अपना प्रदर्शन दोहराया था और यहां पर 54% वोट प्राप्त किए थे उन्होंने और 62 सीटें उनके हाथ में आई थी। भाजपा को 8 सीटें मिली थी। हाँ, भाजपा का वोट शेयर लगभग 7% बढ़ चुका था, 32 की जगह पे लगभग 39% वोट उन्होंने वहां पर प्राप्त किए थे। कांग्रेस के वोट शेयर गिरे थे और उनको केवल 4% वोट मिले थे और सीट मिली थी 0। लेकिन इस बार का चुनाव यहां पर थोड़ा सा अलग हो रहा है। उसके पहले हम लोकसभा चुनाव की भी चर्चा कर लेते हैं कि किस तरीके से वहां पर वोटिंग पैटर्न रहता है लोकसभा चुनाव में। 2014, 2019 और 2024 यह 3 लोकसभा चुनाव हुए हैं उसके बाद से, 2013 के बाद से। और 2014 में भाजपा ने सभी 7 सीटों पर कब्जा किया था। 2019 में भी 7 सीट प्राप्त की थी और दोनों बार वोट परसेंटेज मोर देन 50% था। और 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, लेकिन फिर भी भाजपा ने 54% वोट प्राप्त किए थे और उनको 7 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। तो एक बात स्पष्ट है, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता अलग तरीके से वोट करती है। जहां पर लोकसभा चुनाव में उनके लिए नरेंद्र मोदी प्रमुख नेता होते हैं, जैसी विधानसभा आती है यह पूरा जो केंद्र है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो आपने देखा कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में किस तरीके से यहां पर वोटिंग पैटर्न रहा है। और अगर हम देखें तो 2000 या 1993 से देखते हैं हम लोग, तो 1993, 1998, 2003, 2008, 2013, 2015, 2020 यह अभी तक चुनाव हुए हैं, जिसमें से एक बार भाजपा ने 93 में सरकार बनाई थी। 98, 2003, 2008 3 बार लगातार यहां पर कांग्रेस सरकार बनी थी। 2013 में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनी थी। 2015 और 2020 आम आदमी पार्टी की यहां पर सरकार बनी है। तो भाजपा को बहुत दिन हो गए यहां पर सत्ता पे आए हुए, लेकिन केंद्र में उनकी सरकार पिछले 10 सालों से यहां पर लगातार चल रही है और अभी ये 3rd टेन्योर उनको लोकसभा में मिला हुआ है। इस बार के मुद्दे जो यहां पर दिल्ली में हावी आपको दिखने वाले हैं इस बार, क्योंकि इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए समस्याएं थोड़ी ज्यादा हैं, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी वो फेस कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी की स्थिति के अनुसार भी आम आदमी पार्टी यहां पर बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। आम आदमी पार्टी को अगर दिक्कत है तो कांग्रेस से है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट बैंक कमोबेश एक है। इस वजह से अगर कांग्रेस जितनी एक्टिवली यहां पर चुनाव लड़ेगी, आम आदमी पार्टी को उतना यहां पर घाटा होता हमको दिखाई देगा। भाजपा को फायदा होगा जितना कांग्रेस यहां पर आम आदमी पार्टी का वोट काटेगी। तो एक तरीके से इस बार दिल्ली चुनाव में कांग्रेस जो है वो एक वोटकटवा पार्टी के फॉर्म में देखी जा रही है। लेकिन जब उन्होंने कालका जी और नई दिल्ली में जैसे अपने कैंडिडेट दिए, स्पष्ट है कि इस बार कांग्रेस एक्टिवली पार्टिसिपेट करे दिल्ली के चुनाव में। उनको लग रहा है कि उनके लिए वो छोटा सा जगह मिला है
जहां पर वह पैर रख के अपने लिए जगह बना सकते हैं। इस बार के मुद्दे पहचानते हैं कि दिल्ली चुनाव में इस बार कौन से मुद्दे हावी रह सकते हैं। सबसे पहला मुद्दा है, वह हावी है करप्शन का। आम आदमी पार्टी के ऊपर करप्शन का आरोप लगा है। यह भी आयरनी है, 2013 में यह पार्टी करप्शन के खिलाफ ही अपने आप को स्थापित की थी। अन्ना आंदोलन याद करिए, उसी की उपज है यह पार्टी। तो अन्ना आंदोलन के बाद यह पार्टी उपजी करप्शन के आरोप में, जो कांग्रेस के ऊपर लगे थे और दिल्ली और केंद्र दोनों तरफ, वहां से यह पार्टी उपजी और इन्होंने एंटी करप्शन का मुद्दा बनाया और यहां पे सरकार बनाई। 2020 आते आते इस पार्टी पर करप्शन के ढेरों आरोप लग चुके हैं। यहां तक कि राज्य के कई सारे नेता जेल जा चुके हैं। स्वयं अरविंद केजरीवाल भी जेल गए थे इसके लिए। और अभी आतिशी मार्लेना, जो इस समय सीएम है दिल्ली की, उनके ऊपर भी कुछ आरोप लगने शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में करप्शन एक प्रमुख मुद्दा है। इसमें एक और मुद्दा यहां प्रमुखता से आ रहा है, वह है अरविंद केजरीवाल ने जो सीएम हाउस बनवाया है, जिसको शीश महल कहा जा रहा है। यह भी एक प्रमुख मुद्दा है जनता के बीच। इसकी बात लेकर भी विपक्षी पार्टियां, मतलब कांग्रेस और भाजपा, जा रही हैं। इसके अलावा जो और मुद्दे यहां पर आने वाले हैं, वह है दिल्ली में साफ पानी और यमुना का मुद्दा। इसको लेकर भी चर्चाएं लगातार हो रही हैं। अरविंद केजरीवाल को इस मुद्दे पर घेरा जा रहा है। बिजली को लेकर भी इस बार आम आदमी पार्टी घिर रही है, क्योंकि यहां पर बिजली की समस्या दिल्ली में लगातार बढ़ती जा रही है और दिल्ली में इस समय बिजली की स्थिति खराब है। कई जगहों पर आपको 24 घंटे बिजली देखने को नहीं मिलेगी, जबकि यह देश की राजधानी है। ऐसे में यहां पर अगर बिजली की समस्या है तो आम क्षेत्रों के बारे में आप क्या ही समझेंगे, वहां पर क्या स्थिति होगी, यह आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा इस बार कुछ और मुद्दे हैं जिस पर आम आदमी पार्टी घिरती हुई दिखाई दे रही है, और उसमें जिस तरीके से आतिशी मार्लेना को सीएम बनाया गया और अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मार्लेना को टेम्परेरी सीएम कहा है, यह मुद्दा भी जनता के बीच में लेके जा रही हैं विपक्षी पार्टियां। या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर इस बार दिल्ली का चुनाव होने वाला है। और एंटी इनकम्बेंसी एज यूजुअल, 10 साल आप सरकार में रहते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ तो हावी रहती है। इस तरीके से यह सभी पार्टियां यहां पर चुनाव लड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा। फिलहाल की स्थिति देखें तो आम आदमी पार्टी की स्थिति थोड़ी मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ, यह वैसी नहीं है जैसी 2015 या 2020 में हमको देखने को मिली थी। इस बार स्थिति थोड़ी सी डामाडोल है। क्या पता त्रिशंकु विधानसभा फिर से हमको देखने को यहां पर मिल जाए। अगर हम बात करें किन सीटों पर लोगों की निगाहें रहने वाली हैं, तो यहां पर 4 सीटें प्रमुख हैं, जिसमें पहला नंबर आता है नई दिल्ली का। 2013, 2015, 2020 अरविंद केजरीवाल ने यहां पर जीत प्राप्त की है, लेकिन इस बार उनके खिलाफ 2 प्रमुख चेहरे हैं, एक भाजपा और एक कांग्रेस की तरफ से। यहां पर भाजपा की तरफ से साहेब सिंह वर्मा, जो एक दौर पे भाजपा के सीएम थे, उनके बेटे प्रवेश सिंह वर्मा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। और उधर कांग्रेस ने दिया है टिकट संदीप दीक्षित को, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल अपनी सीट पर घिरते दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों का ऐसा मानना है कि अरविंद केजरीवाल की अपनी सीट खुद भी इस बार फंसी हुई है। एक और सीट जिस पर बहुत बातें हो रही हैं, वह है आतिशी मार्लेना की सीट, मतलब कालका जी। यहां पर भी इस बार कहा जा रहा है कि आतिशी चाह रही थी कि इस सीट को बदला जाए, पर कोई सेफ सीट उनको मिल नहीं रही थी। और यहां से भी उनके खिलाफ 2 बड़े चेहरे हैं, एक है अलका लांबा कांग्रेस के साइड से और एक तरफ है रमेश भिधोड़ी, जो कि भाजपा की तरफ से कैंडिडेट हैं। रमेश भिधोड़ी अभी अपने कुछ गलत बयानों की वजह से चर्चा में हैं और ऐसे में वह सीट काफी हद तक फंसी हुई है आतिशी के लिए भी। एक और सीट जंगपुरा, क्योंकि वहां पर गए हैं मनीष सिसोदिया। पड़पड़गंज से वह चुनाव लड़के 2 बार पहुंचे थे दिल्ली की विधानसभा, लेकिन इस बार उनकी सीट बदल के कर दी गई जंगपुरा। और वहां पर भी माना जा रहा है कि उनके लिए चुनाव आसान नहीं होने वाला है। ऊपर से उनके ऊपर करप्शन के आरोप लगे हैं, साल भर से ऊपर वह जेल में रहे थे, इसलिए दिक्कतें उनके लिए भी हैं। और पड़पड़गंज की सीट दी गई है अवध ओझा को, एक फ्लाइंग कैंडिडेट जो आज से पहले आईएएस की कोचिंग दिया करते थे और अब वह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। कितने सीरियस हैं इसके विषय में सभी को पता है, क्योंकि उसके पहले अवध ओझा प्रयास कर चुके थे भाजपा और कांग्रेस की ओर से कि वह वहां पर चुनाव लड़ पाए, लेकिन टिकट वहां से नहीं मिला, तो अब वह आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिए हैं। कितने सीरियस हैं समय बताएगा, जनता उनको चुनेगी कि नहीं चुनेगी, लेकिन यह अभी तक माना जा रहा है पड़पड़गंज की सीट जो है अवध ओझा हार सकते हैं। बाकी जनता के ऊपर है कि वह किसको जिता के यहां पर भेजते हैं। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और दिल्ली चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो ऐसे में लगातार आपके सामने कुछ नई खबरें आती रहेंगी, विश्लेषण हमारा होता रहेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। इजाजत को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।